नमस्कार, प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों। मैं हिंदी साहित्य संगम के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी कि हम यूपी टेट के पाठ्यक्रम अनुसार अब अध्ययन करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हमारा जो पाठ्यक्रम में निर्धारित एक टॉपिक है, शीर्षक है वर्ण विचार, उसी से प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम मिलकर के वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। वर्णमाला, पहले वर्णमाला किसे कहते हैं ये हमें जानना जरूरी होता है और वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके। अर्थात वर्ण भाषा की वह छोटी सी इकाई होती है, वह सबसे छोटी लिखित इकाई होती है जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आमा नहीं और क्षर क्षरण, अर्थात जिसमें कोई क्षरण ना किया जा सके, कोई कमी ना बताई जा सके, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। चलो नोट कर लो, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? चलिए पहले हम वर्ण की एक आध परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में वर्णमाला किसे कहते हैं ये देखेंगे। हाँ, ये भी परिभाषा है। ये परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दी है, जो कि आपको वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल की पुस्तक में भी मिलेगी सबसे पहले ही, ठीक है। चलिए एक परिभाषा और देख लेते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये किसकी है? ये किशोरीदास वाजपेयी जी की परिभाषा है। किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी जी की परिभाषा है। इनको नोट करेंगे। ठीक।
वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्योंकि यूपी टेट में छोटे से छोटे क्वेश्चंस उठा करके वो रख देते हैं कहीं से भी, कोई भी लाइन से, और जो आपके है पूरी वर्णमाला से कहीं से भी उठा लेते। तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी हम जान ले, इसकी परिभाषा क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आती है बात कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। जो हमारी मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण हैं? तो उसमें पहले तो वर्ण थे 52, लेकिन अब मानक वर्णमाला में वर्ण कुल कितने हैं? 53। क्यों? क्योंकि केंद्रीय हिंदी समिति ने वर्णमाला में संशोधन कर एक विशिष्ट व्यंजन का स्वीकृति प्रदान की है, अर्थात उसमें सम्मिलित किया। इसीलिए अब जो वर्णों की संख्या है वो कितनी हो गई है? वो 53 हो गई है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं, नोट कर लिया। सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला में कौन आते हैं? स्वर। स्वर कितने हैं हमारे? 11 हैं। कितने? 11। कौन कौन से? आ से लेकर आ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। ये कितने हैं हमारे? 11 स्वर हैं। फिर अयोगवाह, इसके बाद क्या आते हैं आपके? अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं आपके? 2। कौन कौन सा? एक ये, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और दूसरा इसको विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये विसर्ग है, स्वर अयोगवाह। इसके बाद आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? आपके जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, जो 25 होते हैं। ठीक, का वर्ग से लेकर के कहा? पा वर्ग तक, अर्थात पावर के अंतिम वर्ण मा तक। इनकी संख्या कितनी होती है? ये आपके 2 होते हैं और इनकी संख्या आपकी 4 होती है। ठीक, फिर इसके बाद में आपके अंतस्थ आते हैं। कौन से आते हैं? अंतस्था। अंतस्था क्यों बोलते? क्योंकि इनका उच्चारण मुख में होकर के मुख के अंदर ही स्थित रहता है, इसलिए इन व्यंजनों को अंतस्था व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, तो अंतस्थ आपके कौन से हैं? 4 हैं। या, रा, ला, वा। ठीक, अंतस्था के बाद आपके आते हैं व्यंजन ऊष्म। ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं?
शा, शा, श, हाँ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी वर्णमाला में इन तीनों शा का क्रम भूल जाते हैं, ठीक है? तीनों शा का क्रम भूल जाते हैं, तो हम इनका क्रम एक हिसाब से याद रखेंगे। ये क्या है आपका पहला तालव्य सा, तो ई जो है पहले आता है और ये भी तालव्य होते हैं और ये भी तालव्य, तो ये पहले आते हैं। शा क्या है आपका मूर्धन्य, तो इसके बाद टा आता है, ठीक है? ट वर्ग आता है इसके बीच में, तो ट वर्ग मूर्धन्य होता है तो उसके साथ में इसका उच्चारण होता है और सा आपका दंती होता है। ट वर्ग से बाद में आता है, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे ये दंती सा भी बाद में आता है। ये तो एक सिर्फ ट्रिक है, वैसे हमको ध्यान रखना कि पहले तालव्य फिर मूर्धन्य और उसके बाद में दंती सा, ठीक है? तालव्य मूर्धन्य दंती, तालव्य मूर्धन्य दंती, ये तीनों सा का क्रम होता है, ठीक? ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक, इनकी भी संख्या कितनी होती है आपकी? 4 होती है। इसके बाद में आपके कौन से व्यंजन आएंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये कौन से होते हैं आपके हैं? ये छ, त्र, ज्ञ और श्रा, इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के बाद में आपके उच्छिष्ट व्यंजन या फिर अक्षर द्विगुण आते हैं, इनको उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके रा और ढ़ा, ये दो हैं। इसके बाद एक जो मानक वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन स्वीकार किया गया है वो आता है आपका ये आपका विशिष्ट व्यंजन है, तो ये भी आपके 2 हैं और ये आपका 1 है। हम पूरे देख लेते हैं कितने आ जाते हैं आपके। ये पूरे के पूरे मिला लेंगे, ये तो कितने हैं हमारे टोटल व्यंजन वर्णमाला में? 53 है, ठीक? इनको नोट करिए एक बार। चलिए, हो गया। अब इसके बाद हम उच्चारण स्थान और स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है? हेडिंग डालिए, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैसे बांटते हैं? इनकी प्रकृति के आधार पर। पहला हम विभाजन प्रकृति के आधार पर करते हैं स्वरों का। तो प्रकृति के आधार पे कैसे होते हैं? तो एक तो होते हैं मूल स्वर, जो मूल स्वर होते हैं उनको मूल ध्वनियां भी कहा जाता है। ये आपके कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ठीक है? ये आपके मूल स्वर होते हैं, ठीक है? ये मूल स्वर आपके होते हैं। दूसरे आपके आते हैं संधि स्वर। दूसरा प्रकार होता है इसमें इनको हिंदी की मूल ध्वनियां भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है शायद।
ठीक है। संधि स्वर, संधि स्वर कौन से होते? वे स्वर जो किन्हीं दो स्वरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक दीर्घ स्वर और नंबर दो कुछ सजाती विजाती भी बोलते हैं। नंबर एक सजातीय स्वर। सजातीय स्वर को जो समान स्वरों को जोड़कर बनाए जाते हैं। किसको? जो समान स्वरों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आ धन आ, बड़ा आ, ई धन ई, बड़ी ऊ धन ऊ, बड़ा। ठीक, ये समान स्वरों को जोड़कर बनाया जाता है और ये क्या होते हैं? ह्रस्व से दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्या इनको? दीर्घ स्वर भी कहते हैं। चलिए नोट करिए, फिर मिटाते हैं। दूसरे वाले देखते हैं संधि स्वर के ही अंतर्गत। ये संधि स्वर के ही अंतर्गत ये भी होगा। सॉरी, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर जो दो विपरीत स्वरों को जोड़कर दो विपरीत स्वरों को जोड़कर बनाए जाने वाले स्वरों को विजातीय विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं? जैसे ई, ठीक है। आओ, ठीक, चूंकि ये दोनों स्वर गुण संधि के अंतर्गत भी बनते हैं, तो इनको गुण स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुण स्वर भी। वैसे सामूहिक रूप से तो संयुक्त स्वर में रखेंगे, लेकिन इनको गुण स्वर भी कहा जाता है और इन दोनों को वृद्धि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को वृद्धि स्वर भी कहते हैं।
ये तो हो गए हमारे प्रकृति के आधार पे स्वर। अब हम स्वरों को मात्रा के आधार पर बांट लेते हैं। मात्रा के आधार पर तो हम सभी को पता है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 ह्रस्व, स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, मतलब एक मात्रा का लगता है, ह्रस्व कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, ये क्या है? आपके ह्रस्व है। फिर इसके बाद में ये 2 नंबर था आपका, ये 2 नंबर दीर्घ। ठीक है, इसमें वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय, मतलब 2 मात्रा का लगता है, वे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। तीसरा प्रकार होता है आपका प्लुत। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय से भी ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ओइन। कभी कभी आपने देखा है नाटक या कहानी में संवाद दिए होते हैं, तो जब कभी किसी पात्र का नाम बुलाना होता है तो उसमें भी क्या होता है, बहुत तेज आवाज आती है, तेज आवाज देते हैं। जैसे उसके बाद में लिख देते हैं कोई भी नाम, जैसे कि बोला रामू और इसके बाद ये लगा दिया, तो इसका मतलब भी होता है जो अंतिम मात्रा है इसको दीर्घ में खींचना, जहां पर इसको लंबा खींचेंगे वहां पर ये
स्वर हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। देखते हैं, ये थोड़ा-सा बचा है आज का, बस इतना खींच दें। जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो इसमें भी आपके कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला अग्र, ठीक है? अग्र, तो अग्र कौन से होते हैं? ठीक, वे स्वर, अग्र स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका हम उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र भाग का प्रयोग करते हैं, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ई, ए, आए, ये क्या है हमारे अग्र स्वर, ठीक है? इनका उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से किया जाता है। फिर मध्य, मध्य में आपका सिर्फ आ आता है और इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। कई बार पूछा गया उदासीन स्वर कौन सा होता है? ये उदासीन स्वर भी है, ठीक। फिर आते हैं पश्च। अब जितने आपके स्वर बचे हैं आप पश्च में रख देंगे। यह कहते हैं जिह्वा के पश्च भाग से इनका उच्चारण होता है। इसमें कौन से होते हैं? आ, ठीक, ऊ, ऊ, ओ, आओ, ठीक है। और एक हमारी आगत ध्वनि है जो ये आ, ये भी जो है जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होती है, इसको भी पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, हम अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी